नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये प्रैक्टिस करने के संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, NDA 1 2021 के लिए उनके एग्ज़ाम से पहले ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है। तो 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, कॉपी कलम साथ में लेके बैठना है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को जब डिस्कस करेंगे तो 4 into 4 मीन्स कि 16 क्वेश्चन या 16 इन्फॉर्मेशन आपको क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास के लेक्चर में क्या किया है, डिस्कशन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, फेडरल वर्ड हैज बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन हिंदी में भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिएम्बल, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑप्शन डी यूज नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी के ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है उद्देशिका, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी संविधान के भाग 4 में, ऑप्शन डी संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले अगर क्वेश्चन 1 पे आएंगे तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि संघात्मक शब्द या संघीय शब्द या फेडरल वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रयुक्त हुआ है, कहाँ उसका यूज हुआ है। तो ऑप्शन अगर आप आएंगे तो प्रिएम्बल में इसका यूज नहीं हुआ है, 368 में भी यूज नहीं हुआ है, पार्ट 4 में भी यूज नहीं हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का यूज कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि फेडरल के स्थान पे यूनियन शब्द का यूज किया गया है। अगर आप पार्ट 1 आर्टिकल 1 के अंतर्गत आएंगे तो आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल नहीं है, यूनियन है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा कि फेडरल शब्द का या फेडरल वर्ड या संघीय या संघात्मक शब्द का यूज जो है भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। जब हम लोगों ने क्लास लेक्चर किया था तो क्लास लेक्चर के अंतर्गत आर्टिकल 1 के नोट वाले पार्ट में हम लोगों ने इस बात को लिखा था कि फेडरल शब्द का यूज जो है भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। उसके अलावा उद्देशिका में आएंगे तो प्रिएम्बल में जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, वहाँ पे जो है जस्टिस के बारे में बताया गया है, फ्रीडम के बारे में बताया गया है, इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। ये सारी बातें प्रिएम्बल के अंतर्गत। आर्टिकल 368, अगर ऑप्शन बी आर्टिकल 368 पे आएंगे तो 368 के अंतर्गत 368 या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, संविधान संशोधन के बारे में। जबकि अगर भाग 4 में आएंगे, संविधान के भाग 4 में क्या बताया गया है, DPSP के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। संविधान में कहीं भी जो है फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज अवेलेबल टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 213, या निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त है। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जो है गवर्नर के जो है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में देखा था और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर के बारे में देखा था। तो अगर आप आएंगे आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 या आर्टिकल 213 जो है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर से संबंधित है या राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के बारे में है। किसके बारे में है, राज्यपाल के ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। यह अध्यादेश का बात किया गया है, किसके बारे में,
ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति, और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि जब राज्य में रूल बनाने का, कानून बनाने का सिचुएशन अवेलेबल न हो तो वैसी परिस्थिति में गवर्नर जो है 213 आर्टिकल 213 का प्रयोग करके जो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। जबकि अगर सेंटर में आएंगे प्रेसिडेंट के संदर्भ में, तो जो प्रेसिडेंट का जो है ऑर्डिनेंस पावर है वह आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद 123 में जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर। और जबकि आर्टिकल 213 में किसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इशू रीट्स इज अवेलेबल टू। हिंदी में मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह जो है किसके बारे में पूछ रहा है? यह फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फंडामेंटल राइट, जब किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो उस वायलेशन को या उस फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या उसके प्रोटेक्शन के लिए किसके पास अधिकार दिया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रीट जारी करेगा। 5 प्रकार का रीट जारी करेगा: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सर्टियोरेरी और प्रोहिबिशन। ये 5 प्रकार के रीट कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 32। तो उस रीट के माध्यम से वह फंडामेंटल राइट, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को क्या करेगा? सिक्योर करेगा। उसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट पे आएंगे तो हाई कोर्ट भी क्या करता है? आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या करेगा? रीट जारी करेगा। तो रीट जो है आर्टिकल 226 या 226 के अंतर्गत रीट जारी करेगा। तो 226 के अंतर्गत अगर आप रीट जारी करेगा तो वह रीट के माध्यम से क्या करेगा? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा या सिक्योर करेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। सिर्फ अंतर इतना है कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका जो है डी ऑप्शन होगा, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों को, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है अधिकार प्राप्त है। इसको आर्टिकल 32 और इसको आर्टिकल 226 के अंतर्गत प्राप्त है। इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर होगा। और इसी आर्टिकल 32 को अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर के अनुसार इसे जो है संविधान की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कॉन्सीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल फैमिली, तीसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चौथा एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। हिंदी में आएंगे तो एक बोल रहा है समान नागरिक संहिता, 2 बोल रहा है छोटे परिवार का मानदंड, तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन, चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट, हिंदी में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। यह कह रहा है कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसको जो है डीपीएसपी में क्या किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल किया गया है। तो अगर आप आइए देखते हैं तो सबसे पहले जो है क्या बताया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आएंगे तो यह बात आर्टिकल 44 में बताई गई है। कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 44।
समान नागरिक संहिता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 44। और भारत में केवल एक ऐसा राज्य है जहां पे समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उस राज्य का नाम क्या है? गोवा। तो गोवा में जो है समान सिविल संहिता क्या हुआ? लागू है। उसके अलावा छोटे परिवार का मानदंड, तो इसको जो है डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए समान वेतन या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को जो है आर्टिकल 39D के अंतर्गत रखा गया है, 39D के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका जो है 1 और 3 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 1 और 3 समान नागरिक संहिता और समान कार्य के लिए समान वेतन, यह जो है दोनों पॉइंट को किस में रखा गया है? तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और डीपीएसपी को जो है कौन से पार्ट में रखा गया है? तो पार्ट 4 में रखा गया है। उसके लिए जो आर्टिकल का विस्तार है, आर्टिकल का एक्सपेंशन है, वह जो है 36 से लेके 51 तक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही इज कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम द हाउस फॉर द पीरियड ऑफ। एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। तो यह कह रहा है कि संसद के सदस्य का सीट क्या किया जा सकता है? रिक्त किया जा सकता है अगर वह सदन में कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे। तो अगर आप आएंगे तो वह 2 महीने तक या 60 दिन, 2 महीने या 60 दिन, 2 माह या 60 दिन तक अगर वह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है, वह क्या कर सकता है? उनके सदस्यों का सदस्यता क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगर कोई भी मेंबर संसद में लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, उसके मेंबरशिप को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है पैरडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति है। यह पूछ रहा है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को पैरडोनिंग पावर प्राप्त है या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यह क्षमादान की शक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगा? लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या हिंदी में आएंगे तो ए विधायी शक्ति, बी कार्यकारी शक्ति, सी न्यायिक शक्ति और डी प्रशासनिक शक्ति। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है जुडिशरी पावर के अंतर्गत आएगा, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। तो यह जो है जो पैरडोनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है, प्रेसिडेंट को प्राप्त है। प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति के सज़ा को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है या उसके सज़ा को कम कर सकता है। तो यह बात आर्टिकल 72 के अंतर्गत बताई गई है। यह जो है कौन से पावर के अंतर्गत आएगा? तो यह न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? द ओनली मुस्लिम वोमेन एमोंग 15 फीमेल मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। भारतीय संविधान की कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उस मुस्लिम महिला का नाम क्या था? तो उस मुस्लिम महिला का नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो है वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कॉन्सीडर द फॉलोइंग, या निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, दूसरा मनी बिल या धन विधेयक, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। इन सभी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द एबव बिल्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन, या उपरोक्त में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अगर आप पाएंगे तो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सेशन का जो बात किया गया है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया है। ज्वाइंट सेशन को कॉल कौन करता है, बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सेशन के लिए जो बुलाने का कार्य करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, चेयरपर्सन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ज्वाइंट सेशन जो है कौन कौन से बिल पर बुलाया जा सकता है? तो सबसे पहले जो बुलाया जा सकता है जनरल बिल, साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है डिस्प्यूट है, विचार मैच नहीं कर रहा है, तो वैसे संदर्भ में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। उसके अलावा वित्त विधेयक, फिनेंस बिल आर्टिकल 117 में फिनेंस बिल के बारे में बताया गया है। तो फिनेंस बिल पे भी जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जनरल बिल, साधारण विधेयक और फिनेंस बिल या वित्त विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। और ये क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके लिए नहीं है? तो मनी बिल, धन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों संदर्भ में ज्वाइंट सेशन को नहीं बुलाया जा सकता। तो इस प्रकार क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन ही बिलीव्स दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, या राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, उसे समाधान हो जाए कि तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक है। तो यह कह रहा है कि प्रेसिडेंट कब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जब उसे लगे कि, ऑप्शन में क्या दिया गया है, बट ओनली वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था ऑर्डिनेंस, जब हम लोग 123 के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस उस समय जारी करेगा जिस समय देश में कानून बनाने का सिचुएशन अवेलेबल न हो। तो कानून बनाने का सिचुएशन अवेलेबल कब नहीं होगा, कब सिचुएशन अवेलेबल होगा? तो बेसिकली कहने का मतलब उस समय होगा जब दोनों सेशन न चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सेशन न चल रहा हो, और उस समय जो है प्रेसिडेंट को लगता है कि रूल क्या करना चाहिए, ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए, तो वह 123 के अंतर्गत क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और इन सेशन, यह भी नहीं होगा। संसद के दोनों सदन सत्र में हो, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन नन ऑफ द हाउसेज इज इन सेशन, या कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, तो सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑर्डिनेंस का प्रयोग कब कर सकता है, जब दोनों सदन सत्र में न चल रहा हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अध्यादेश के बारे में, जो प्रेसिडेंट का अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट इट इज डिस्क्राइब्ड इन, या संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यह वर्णित है। तो यह कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है रूल बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय इस्टेब्लिश कर सकता है, एक उच्च न्यायालय बना सकता है। तो यह बात कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 224। तो आर्टिकल 224 में नहीं बताया गया है। आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है? तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत अभी हम लोगों ने बात किया कि रीट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट को रीट जारी करने का क्या है? पावर है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का क्या हो? वायलेशन हो। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 231, तो 231 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? वह जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो, या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें स्टेटमेंट दे रहा है इन डेमोक्रेसी देयर इज अ सिस्टम टू कर्ब एन इंस्टीट्यूशन ओवर अनदर, या लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। सही है। लोकतंत्र में जो है एक संस्था द्वारा दूसरे संस्था पर जो है अंकुश लगाने का या चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। उसके अलावा रीजन पे आएंगे, देयर इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर लेजिस्लेटिव, तो यह स्टेटमेंट गलत है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। कथन सही है। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन सी सही होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। सी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द वर्ड लॉ डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है? तो विधि शब्द में सम्मिलित है किसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो यह जो है पहला दिया गया है जनरल लॉ, बी ऑप्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी ऑप्शन दिया है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, और डी ऑप्शन दिया है ए और सी बोथ। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसमें सामान्य विधियां भी शामिल होती हैं, विधि पर बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ए और सी बोथ दोनों क्या है? सही है। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? इन इंडिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल बताया गया है? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ऑप्शन है ही रिसीव्स द रिपोर्ट बाय एस्टिमेट कमेटी, बी स्टेट लेजिस्लेचर्स रिकमेंडेड विथ मेजॉरिटी, सी इट सीम्स टू हिम दैट देयर इज थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर आप आएंगे, अगर जो है प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में
वित्तीय आपातकाल का सिचुएशन है, भारत सरकार का फिनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, वह अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के सिचुएशन में नहीं है, तो इस प्रकार वह जो है फिनेंशियल इमरजेंसी का यूज कर सकता है। अगर उसे यह प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, तो इस प्रकार वह जो है आर्टिकल 360 का यूज करके 360 का प्रयोग करके वह फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रयोग कर सकता है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है या फिनेंशियल इमरजेंसी का यूज नहीं किया गया है। जबकि अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत आएंगे तो 352 के अंतर्गत अब तक जो है नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा मिजोरम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है नागालैंड। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है अगर आप आएंगे तो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये सभी जो है राज्य क्या है शामिल है, जबकि मेघालय जो है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि मेघालय उच्च न्यायालय का या मेघालय हाई कोर्ट का क्या किया गया है, गठन अलग से किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज द यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो यह इंडियन फेडरल सिस्टम का जो है यूनिटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघीय व्यवस्था की एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं। तो एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं अगर आप आएंगे तो पहला दिया है इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की लोचशीलता। तो यह क्या होगा, शामिल होगा। 2 नंबर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यह शामिल नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे 3 नंबर तो इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे 4 नंबर तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, इसको भी शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार 1, 3, 4 क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोर्स। या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है प्रोविजन दिया गया है, दूसरे तरफ दिया गया है सोर्स कंट्री। तो प्रोविजन जो है उस कौन कौन से कंट्री से लिए गए हैं, सोर्सेज के बारे में आपको मैच करना है। अगर आप मैच पे आएंगे तो यह जो है सबसे पहला जो प्रोसीडर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो यह जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इसे जो है जापान से लिया गया है। तो ए का 2 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस प्रकार बी का क्या होगा 1। जबकि आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीफेस, तो आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीफेस पे अगर आप आएंगे तो यह बात जो है यूएसएसआर से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 क्या होगा, सही होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संसद की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, इसे जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसे यूएसएसआर से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का
ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपको क्या होगा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है Which of the following statements regarding Prime Minister of India is incorrect? या भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह पीएम से संबंधित स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है न कि मनोनीत। तो यह बात सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। बी ऑप्शन, वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। यह भी सही है। उसके अलावा वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वह पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार यह गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यह एक गलत स्टेटमेंट है। ही इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो इस प्रकार यह जो है क्या है? सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेट और दूसरी तरफ दिया गया है ईयर ऑफ फॉर्मेशन। पहला ए आप दिया है हरियाणा, बी दिया है मेघालय, सी दिया है सिक्किम, डी दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप आएंगे तो नॉट करेक्टली मैच के बारे में पूछ रहा है, कौन सा नॉट करेक्ट मैच है या सही मैचिंग नहीं है। तो अगर आप आएंगे तो हरियाणा 1966 यह सही मैच है, मेघालय 1972 में बना सही है, सिक्किम 1975 में बना यह भी सही है, अरुणाचल प्रदेश 1980 में नहीं बना, यह 1987 में बना। यह कब बना? तो यह 1987 में बना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो यह जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश जो है 1980 में नहीं बना है, 1987 में बना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल? या निम्नलिखित में से भारतीय के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से एक है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची 6th शेड्यूल जो है अगर आप आएंगे तो इसका संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। और 6th शेड्यूल में जो है AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। 8वीं अनुसूची में आएंगे तो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 370 में आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित प्रावधान बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? यह जो है सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। तो पहला जो है यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 सही है, नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट 1991 यह भी सही है, पार्लियामेंट एक्ट 1959 यह भी सही है, डिमार्केशन एक्ट 2002 चारों ऑप्शन सही है, चारों मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार चारों मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 जो है करेक्टली मैच्ड हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और दियर बाउंड्रीज कैन बी चेंज्ड बाय। तो यह कह रहा है भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है।
तो यह बात अगर आप आएंगे तो यह बात आर्टिकल 3 के अंतर्गत बताई गई थी, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें अगर आप आएंगे तो पहला ऑप्शन दिया है संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में एक साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत द्वारा पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तन छोटा बड़ा कर सकती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोर्स गिवन बिलो। इंडिया इज कॉल्ड इनसिपरेबल यूनियन ऑफ डिवाइड स्टेट्स, या भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। सही बात है। रीजन क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व की गारंटी प्रदान नहीं की गई है। यह दोनों बातें सही हैं, कथन कारण दोनों सही है, स्टेटमेंट और रीजनेबल रीजन दोनों सही है, और स्टेटमेंट रीजन जो है एक दूसरे का एक्सप्लेन भी करता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज्यूम पोस्ट बाई, राज्यसभा के सभापति पद ग्रहण करता है जनता द्वारा सीधे निर्वाचन से। तो यह बात गलत है, अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। बी ऑप्शन इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन, यह भी स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सी ऑप्शन इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट नहीं होता, बल्कि जो है स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन एक्स ऑफिस, या पदेन जो है सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। यह बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 के अंतर्गत यह बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जुडिशियल रिव्यू मीन्स, या न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच करना। तो यह जो है एग्जामिनेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के वैधता की कार्यों की जांच करना, यह जो है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अरेंजमेंट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत हैज बीन मेड। तो यह बात किसमें बताई गई है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि समाप्त होने के पहले हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है तो ऑप्शन ए दिया गया है कैबिनेट की संस्तुति पर या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। बी ऑप्शन दिया गया है बाई एन ऑर्डर पास्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है दिया है कंडेमनेशन मोशन, बी दिया है इम्पीचमेंट, सी दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, डी दिया है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो अगर इम्पीचमेंट पे आएंगे तो महाभियोग जो है वह संसद पे नियंत्रण नहीं रखता, मंत्रिमंडल या कैबिनेट पे कंट्रोल नहीं रखता। यह जो है
राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसेस है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी जो है क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, 28 कर रहा है बिकामेरल सिस्टम इज नॉट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या निम्नलिखित में से एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है। तो द्विसदनी प्रणाली कहाँ पे नहीं है, चीन में नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी। जबकि उसके अलावा अमेरिका, भारत और ब्रिटेन, यहाँ पे जो है बिकामेरल लेजिस्लेटिव या जो है द्विसदनी प्रणाली आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। चाइना में जो है एक सदनी है, उसके अलावा नेपाल में भी एक सदनी है। क्वेश्चन नंबर 29, संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से के माध्यम से जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो अगर आप पाएंगे वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इन तीनों के माध्यम से जो है वह कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट पे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑल ऑफ द एबव या डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुने जाने के हेतु किसी भी नागरिक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। यह स्टेटमेंट गलत है। केवल लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर आप आएंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 नंबर गलत हो गया। 2 नंबर क्या कर रहा है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य चुने जाने हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, स्टेटमेंट सही है। तो 30 का 1 गलत है, 2 सही है। तो केवल 2 क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का बी ओनली 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने आज जो है पॉलिटी के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस डिस्कशन के पीछे उद्देश्य यह था कि आप क्या करें, असेसमेंट करें कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वहाँ पे अपने जो है नंबर को टाइप करें, जिससे आपको PDF इसका जो है अवेलेबल किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।